स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्ट्रो। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं CUET के ऊपर बनाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब मीडिया से, बाकी सोशल नेटवर्क से मिल गया होगा। CUET जो है वो इस बार से कंडक्ट होने वाला है फॉर एडमिशन टू ऑल बैचलर्स and master's program in all central university, not all but total of 45 central universities, and CUET is a reality now. Okay, और CUET जो है पहले CU सेट के नाम से ये एग्जाम होता था, जिसमें यूजुअली जो है 12-13 पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट के तहत 2019 में एस्टेब्लिश किया था। लेकिन इस बार से इसमें बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज जुड़ रही हैं, जो जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU, जामिया and JNU, etc. All centrally funded university will use CUET for their admissions. Okay. तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सिंस मैथमेटिक्स इज माय सब्जेक्ट और मैं यूट्यूब पे मैथ्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं कुछ 25 मैथमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और CUET में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। जो आप एंट्रेंस देंगे उसमें इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा। इसमें 3 सेक्शन होने वाले हैं। पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1 कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका डोमेन है। डोमेन में ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स इस बार कंडक्ट किए जा रहे हैं। और थर्ड जो है वो जनरल टेस्ट है, जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है आपका। एक घंटे का टेस्ट होगा, सिर्फ जनरल टेस्ट, और उसकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है 60 मार्क्स की। ओके। तो आइए हम क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। और इस वीडियो में मैंने 25 मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन जो है जनरल टेस्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि जनरली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। ये वीडियो जो है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आप सब लोगों को स्क्रीन मोड पे ले चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मेरे लिए स्क्रीन मोड पे ले जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना ज्यादा आसान होता है। तो मैं आप सब लोगों को स्क्रीन मोड पे लेके चलता हूँ, और चलिए फिर हम वहां पे डिस्कस करते हैं। वन सेकंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और आगे वीडियो को हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन है CUET एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। इस बार जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली इट पर्टेन्स टू CUET UG 22 ओनली। वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन एज ऑफ नाउ। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें 2 मैट्रिक्स दिया गया है, और M और N, और हमको पता लगाना है M प्लस 2N का कौन सा इसमें वैल्यू होगा। तो इसमें पहला मैट्रिक्स M तो एज इट इज है, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह के किसी भी मैट्रिक्स में जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये कांस्टेंट इन सारे एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 जो है यहाँ पे भी हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, एंड दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड दिस इज 2 is to 7, एंड दिस इज 2 is to -1। तो हमारे पास जो इसका एलिमेंट आएगा -4, 10, 14 एंड -2 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2n। जब हम इसको m के साथ ऐड करेंगे तो दिस विल बी नथिंग बट 2, 1 -3, 3 will be added here with -4, 10, 14, -2, and this will be -2, 11, 11 and 1। तो ये हमारा आंसर होगा। इन दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वन इज आल्सो क्वाइट सिंपल। इसमें 2 नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। 2 मैट्रिक्स है M और N, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया गया हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है। वो रूल है कि अगर पहला मैट्रिक्स M is to N है और
दूसरा मैट्रिक्स P इज टू Q है, तो ये मल्टीप्लाई तभी होगा जब n जो है Q के बराबर होगा। यानी कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इफ इट इज m इज टू n मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स n इज टू P, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका डायमेंशन m इज टू P होगा। ओके, तो इसमें दिया गया है हमारे पास 3:2, 3 रो एंड 2 कॉलम का पहला मैट्रिक्स है और 2 रो 1 कॉलम का दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये चूंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 3:1 का होगा। यानी कि उसमें 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। ऐसा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है बी, और इसमें आपको और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, द फंक्शन fx is if 9x minus 3 is strictly increasing or strictly decreasing, or in R and increasing in this particular interval। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है। कोई भी फंक्शन जो है इंक्रीजिंग उसको कहते हैं जब x के वैल्यू के साथ, अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे, अगर fx की वैल्यू भी बढ़ती जाती है तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं, और जैसे जैसे x बढ़ाएंगे और fx की वैल्यू घटती जाती है तो उसको जो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। और जब जब भी हम इस तरह का स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर वो एंगल 90 डिग्री से कम है ऐसा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा है ऐसा, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो इस तरह से अगर हम इस पर्टिकुलर इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पे y 6 मिलेगा, और x इज इक्वल टू 2 पे हमको y जो है 15 कहीं इस साइड मिलेगा, और इसको जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एक ऐसी लाइन बनेगी, और ये लाइन जो है जैसे जैसे हम x इधर बढ़ेंगे हमारा y का वैल्यू भी, यानी कि fx का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो इसको जो है हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r कह सकते हैं। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। और सपोज यही लाइन कुछ और होके इस तरह से होता, जैसे ये लाइन हमारे पास होता, तो ये लाइन जैसे जैसे आप x की वैल्यू इधर लाएंगे ये जो है y घटता जाएगा, तो उस केस में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से ये एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो आप इसको कहते हैं, इसको कंपोजिट फंक्शंस आप कह सकते हैं, ठीक है ना। दो फंक्शंस, इसमें दो से अधिक, एक से अधिक फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। और जी ओ एफ जो है वो दिस इज नथिंग बट जी ऑफ एफ। ओके, और हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन दिया गया है, तो जब भी हमको जी ओ एफ एक्स अगर लिखना है तो ये होगा जी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, वो है 2 प्लस एक्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 2x प्लस 1, एंड जी हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर, दिस विल एक्चुअली बी 2x प्लस 1 इज द होल स्क्वायर, ठीक है। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स विल एक्चुअली बिकम 2x प्लस 1 इज द होल स्क्वायर, और सो जी ओ एफ ऑफ 2 विल बिकम 2 is to 2 plus 1 whole square. This is actually 5 square is equal to 25. ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इस तरह का कभी भी कोई फंक्शन दिया गया हो तो इंटरवल जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उस इंटरवल में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है और हम उसका डेल्टा ऑब्लिक डेल्टा एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जिस इंटरवल में 0 से बड़ा होता है उस इंटरवल में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 y is equal to x e to the power x, and this will actually be dy oblique dx, dx is equal to x to the power x। तो
पहले में हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ex dx ऑब्लिक dx आ जाएगा, दूसरे में हम ex को करेंगे तो x e टू द पावर ex ऑब्लिक e टू द पावर x आ जाएगा, और दिस विल गिव अस y बार इज इक्वल टू e टू द पावर x x e टू द पावर x, और ये x प्लस 1 e टू द पावर x हो जाएगा। अब दिस हैज टू बी बिगर ग्रेटर देन 0 जहां पे फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अगर हम 0 के बराबर इक्वेट करें तो ई एक्स विल नेवर बी 0, तो हमारे पास x प्लस 1 को ही 0 होना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x का वैल्यू जहां पे माइनस 1 से बड़ी है, ठीक है ना, वहां पे माइनस 1 से बड़ा मतलब माइनस 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो जहां पे ये माइनस 1 से बड़ा है उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमारे पास माइनस 1 यहाँ पे आता है, माइनस 1 से इंफिनिटी जो है ये सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 4 पे होगा। तो इसके लिए दोस्तों चूंकि ये एक्चुअली कनेक्टेड है, x जो है बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल टू 4 पे LH और RH दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये LH जो है क्या है, x लेस देन 4 एंड लेस देन 4 और इक्वल टू 4, और x ग्रेटर देन 4 इज 8। तो हमारे पास ये जो है इसके बराबर हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 4, देन दिस विल बी कंटिन्यूअस। तो x इज इक्वल टू 4 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दिस विल बी k is to 4 square is equal to 8, और k is equal to 8 oblique 16, and this will be 1 oblique 2। तो 1 oblique 2 पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, तो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ये एक वैल्यू है और उसका इंटीग्रल का वैल्यू हमें पता लगाना है। तो अगर आपने रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है ध्यान से, तो ये बिल्कुल मुश्किल आपके लिए नहीं होना चाहिए। हम cos x इज इक्वल टू टी अगर अज्यूम कर लेंगे तो इसका जो है डेरिवेटिव हमें माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा, ठीक है ना। और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी के बराबर होगा, और इसका बाउंड क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू टी जो है वो 1 हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो है टी जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम रखते हैं, पहले तो बाउंड हम 1 से 0 रख देंगे, दूसरा साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस टी, वो रख देंगे, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आपने इंटीग्रेशन के रूल में पढ़ा होगा कि जब आप इंटीग्रेशन का बाउंड इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये 0 से 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, डी टी ऑब्लिक 1 प्लस टी स्क्वायर जो है tan इनवर्स टी के बराबर होता है उसका इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बाउंड हम अप्लाई करेंगे 0 से लेके 1 तक, तो हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, और tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो पाई ऑब्लिक 4 है, और ये 0 है, दिस विल गिव अस पाई ऑब्लिक 4। The correct answer for this will be pi oblique 4। ओके, ये थोड़ा सा मजेदार है, ठीक है ना। इसमें बाउंड में k दिया गया है अपर बाउंड में, और कहता है कि फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होल्ड्स। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी तरह का इंटीग्रेशन है जो हम लोगों ने पास्ट में किया। इसमें सिर्फ हम dx जो है उसमें 9 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास 4 ऑब्लिक 9 एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये k रख देते हैं, और ये पाई ऑब्लिक 24 रख देते हैं। अब ये 1 ऑब्लिक 9 बाहर हम कर लेते हैं, और 0 टू k डी एक्स 2 ऑब्लिक 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ऑब्लिक 24 रख लेते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला जिसमें रहता है डी एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है, मैं बाउंड हटा देता हूँ यहाँ से, वैल्यू जो है 1 ऑब्लिक ए tan इनवर्स ऑफ x ऑब्लिक a प्लस c होता है। तो वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला हियर। ओके, एंड यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, 1 ऑब्लिक 9 तो एज इट इज मिलेगा, और ये 1 ऑब्लिक a इज 1 ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 3, एंड tan इनवर्स ऑफ 3 x
ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 3, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा बाउंड अप्लाई होगा विच इज एक्चुअली 0 to k, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास, कितना इधर आ जाएगा, ये 3 से 3 चला जाएगा, तो 1/6 विल बी हियर एंड दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 3x/2, और ये 6 से चला जाएगा 4 बार में, तो ये π/4 बचेगा। तो हम दोनों तरफ जब tan अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स of 3x/2 will become tan of π/4, and this is nothing but 3x/2 is equal to 1 और x is equal to 2/3। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये कहता है कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x इतना है और f x इतना है, तो g x का वैल्यू पता लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया हुआ है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, इसको अगर हम फंक्शन अप्लाई करें दोनों साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f x माइनस 2, और f x जो है हमारे पास 3x माइनस 2 है, तो f x माइनस 2 के लिए हमको क्या करना होगा, 3x की जगह x माइनस 2 रख देना होगा है, और ये 2 रख देना होगा। तो वी गेट 3x माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 8। तो हमारे पास g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 8 है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा समझने के लिए 3x माइनस 8 को मैं y ले लेता हूँ, ठीक है ना। और अगर हम इस इनवर्स को हटा दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा g ऑफ 3x माइनस 8 इज इक्वल टू x, और फॉर द टाइम बीइंग 3x माइनस 8 को y में अगर ले लो तो x इज इक्वल टू y प्लस 8/3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमको आ जाएगा gy इज इक्वल टू y ऑफ 8/3, और यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर दें तो वी गेट gx इज इक्वल टू x प्लस 8/3। तो x प्लस 8/3 यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन। राइट दोस्तों, तो आप यहाँ पे आ गए, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी करने का नहीं है असल में। देखिए तो tan इनवर्स ऑफ tan, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फिर भी tan इनवर्स ऑफ tan π/4 जो है, और यहाँ पे cos π/2 0 हो जाता है। tan इनवर्स ऑफ tan π/4 नथिंग बट π/4 माइनस 0 π/4। तो ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है इसका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू पता लगाना, और इसका वैल्यू यहाँ पे दिया है, एक में ब्रैकेट के अंदर एक जो है tan इनवर्स दिया है और दूसरा sin इनवर्स दिया है। तो जैसा कि हमको पता है किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का पता अगर हमारे पास हो, तो हम बाकी के और 5 का पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 जो है वो दिया हुआ है, मैं इसको x अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास साइन x जो है वो 5/13 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस साइन का जो पोर्शन है ना, इसको अगर हम tan में रख सकते हैं, तो फिर हम फार्मूले से इन दोनों को जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो tan के लिए हम tan x को में इसको लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, sin x ऊपर चाहिए और cos x नीचे चाहिए। तो sin x तो दिया हुआ है, cos x हमको निकालना है, तो वो हम sin x से निकाल सकते हैं। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 25/169, दिस विल गिव अस 144/169 विच इज 12/13। तो हमारे पास क्या आएगा, tan x जो है वो आ जाएगा 5/13/12/13, दिस विल गिव अस 5/12। तो x जो है वो हमको tan इनवर्स 5/12 मिलेगा, ओके। तो इससे आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू tan इनवर्स 5/12 इक्वल है sin इनवर्स 5/13 के। तो 5/13 की जगह हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं 5/12, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12, ये जो अंदर वाला पोर्शन है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए we will use a formula which say tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. क्लियर हो गया ये? अब x की जगह 3/5 और y की जगह 5/12 यहाँ पर रख देंगे, तो tan इनवर्स ये आ जाएगा 3/5 प्लस 5/12, 1 माइनस 3/5 इंटू 5 प्लस 12, और वी गेट हेयर tan इनवर्स ऑफ 12×36 प्लस 25/60, डिनोमिनेटर पर हमको मिलेगा 1/4, 4 3/4, और यहाँ पे हमको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ this is actually 61/60 is equal to 4/3, and this will be 15 4 जा 60. तो हमारे पास है tan इनवर्स 61/45. अब इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, tan inverse of 61/45 will simply give us 61/45. तो इसमें 61/45 जो है वो सही आंसर होगा. इसमें एक आंसर है ऐसा, और वो है आंसर नंबर बी. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना. इसको सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम कर लेंगे fx को y, और y इज इक्वल टू 5 के ऊपर log x हम डाल देंगे, ठीक है ना. अब log x को नीचे उतारने के लिए ना अपने को दोनों तरफ फिर से log लेना ही पड़ेगा. नेचुरल log ले लेते हैं तो ln y यहाँ पे आ जाएगा, और ये log, ये भी नेचुरली log है, x यहाँ पे आ जाएगा और ln 5 यहाँ पे आ जाएगा. ये हमको देगा log x, और ये बेसेस को रिप्लेस कर देगा. इन दोनों में e बेस है, लेकिन जब log y ऑब्लिक log 5 ऐसा लिखा रहता है तो इसको हम log 5y की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. और log 5y की तरफ हम जब ऐसा लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये x हमको मिलेगा, और इधर पे हमको मिलेगा, तो एंटी लॉग लेने से ये हमको मिलेगा, इधर मिलेगा x और इधर मिलेगा y के ऊपर 1/log 5, ठीक है ना. तो हमारे पास जो है इसका इनवर्स जो है वो ये आ जाएगा. तो इसका जो है सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन देखने में काफी कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, और अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो ये वाकई में काफी कॉम्प्लेक्स है भी, लेकिन इसमें एक बहुत छोटा सा ट्रिक यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. वो ट्रिक ये है कि ये जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स क्यूब को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना. x माइनस एक्स क्यूब 1/3 दिया है, नीचे x⁴ दिया है, ठीक है ना. जब x क्यूब को हम बाहर निकालेंगे तो x क्यूब के ऊपर 1/3 यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब, तो x क्यूब 1/x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा, और नीचे x⁴ हो जाएगा. तो ये कितना होगा अपने पास, 1/3 to 1, ओके, एंड ऊपर x क्यूब, उसका फिर क्यूब रूट है तो ये x हो जाएगा, और ये पोर्शन x होके यहाँ पे नीचे पे x⁴ है, और फिर वहां पे 1 माइनस x² माइनस 1/3 है, ठीक है. और यहाँ पे dx है, तो ये एक से चला जाएगा तो यहाँ क्यूब बच जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 1/3 x क्यूब 1 माइनस x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 dx. अब क्या करना है फ्रेंड्स, अगर इसमें मैं 1/x² माइनस 1 को t अज्यूम कर लूं तो हमारे पास डेल्टा कितना मिलेगा, ये x t होगा -2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt, और ये मिलेगा -2 ऑफ x क्यूब dx इज इक्वल टू dt. तो यहां से अगर हम इसको सेग्रीगेट कर लूं dx और x क्यूब को, तो हमारे पास t रहेगा ये, तो हमारे पास dx
एक्स क्यूब जो है वो माइनस ऑफ डी टी ऑब्लिक 2 के बराबर मिलेगा। और ये हम लोगों ने कितना अज्यूम किया है टी। अभी मैं बाउंड रहने देता हूँ, ठीक है ना, बाउंड को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और ये हो गया टी टू द पावर 1 ऑब्लिक 3 और डी एक्स ऑब्लिक ये जो है ये माइनस डी टी ऑब्लिक 2 ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन टी 1 ऑब्लिक 3 डी टी। और ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ टी 1 प्लस 3 ऑब्लिक 1 डिवाइडेड बाय, तो दिस विल बिकम माइनस हाफ is to 3 ऑब्लिक 4 ऑब्लिक 3, ठीक है ना। ये हमारा इंटीग्रेशन आया। अब हम t को ओरिजिनल x से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास मिलेगा ये माइनस 3 ऑब्लिक 8 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर जो है 4 ऑब्लिक 3 हमको मिलेगा। और यहाँ पे हम बाउंड रखेंगे 1 ऑब्लिक 3 से 1। अब हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, पहले तो हम 1 रखेंगे तो माइनस 3 ऑब्लिक 8, 1 नीचे रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर माइनस ऑफ, जब 1 ऑब्लिक हम 3 रखेंगे तो ये 1 ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 9 हो जाएगा, ये 9 माइनस 1 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 9 माइनस 1 एंड 4 ऑब्लिक 3। तो ये कितना होता है, 9 माइनस 1 इज 8। 9 माइनस 1 का क्यूब रूट जो है 2 होता है, फिर उसको 4 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 के बराबर होता है। तो वी गेट 3 ऑब्लिक 8 इज टू माइनस 16। तो ये हो गया 8 2 जा एंड माइनस 3 इज टू माइनस 2 इज 6। तो आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 6। राइट दोस्तों, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन ये कहता है एफ एक्स जो है ये दिया गया है, तो हमें एफ प्राइम एक्स जो है उसकी वैल्यू इसमें से पता लगानी है। और ये इसमें एक्चुअली लैबनीज रूल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स कॉस टी, ठीक है ना। और ये इसका रूल के हिसाब से ये रहता है, दिस विल बी एक्चुअली एक्स प्लस 1 कॉस एक्स डेल्टा ऑफ एक्स divided by delta of x minus this will x plus 1 cos x delta of 0 delta x, and this will become x plus 1 cos x। सिंस ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये चला जाएगा, तो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो हम फिर से आ गए एक उसी तरह का क्वेश्चन है ये, जैसा कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले सॉल्व किया था। इस वैल्यू, इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हम वो रूल लगाएंगे a प्लस बी एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये रूल लगा के हम देखते हैं यहाँ पे। तो दिस विल एक्चुअली लेट अस से दिस इज i एंड दिस इज 0 टू पाई x sin x डिवाइडेड ऑब्लिक 1 cos x स्क्वायर x dx। और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 ऑफ कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास है अभी 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स ऑब्लिक 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको जब हम दो पोर्शन में सेग्रीगेट कर देंगे तो पाई साइन एक्स डी एक्स ऑब्लिक 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये इधर वाला जो है एक्स साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ही है तो उसको हम आई लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई ऑफ साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको पाई को बाहर लेते हैं तो ये 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। तो फिर इसमें हम कॉस
x को t अज्यूम करके साइन x dx को माइनस dt हमको मिलेगा, और तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, और जो बाउंड होगा हमारा एट x इज इक्वल टू 0 t विल बी 1 एंड एट x इज इक्वल टू पाई t विल बी -1। तो हमारे पास जो है इसका बाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा 2i इज इक्वल टू 1 टू -1, ठीक है, और माइनस डी टी ऑब्लिक 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जैसा कि एक अगले पास पीछे एक वीडियो में भी हम लोगों ने सीखा था, ये बाउंड को चेंज करेंगे तो ये साइन चला जाएगा, तो इसको -1 से 1 करेंगे तो डी टी ऑब्लिक 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितने के बराबर होगा 2i। यहाँ पे पाई हमको लगाना नहीं भूलना चाहिए, पाई भी है इधर, बट एनीवे वो हम जब टी लेते, जब हम x में इसको रिकन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लगा देते हैं, तो मैं पाई यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, और ये हो गया tan इनवर्स ऑफ t -1 to 1। तो ये कितना आ जाएगा, अभी ये हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, tan इनवर्स 1 इज पाई ऑब्लिक 4 एंड tan इनवर्स ऑफ -1 इज माइनस पाई ऑब्लिक 4। तो ये हमको मिलेगा पाई बाहर और नीचे जो है पाई ऑब्लिक 2। तो हमको क्या मिलता है 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ऑब्लिक 2 और i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ऑब्लिक 4। तो पाई स्क्वायर ऑब्लिक 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर है। तो इसको देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये एक फंक्शन दिया गया है कि जो कि एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, और हमको f इनवर्स 2 का पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको इन्वर्ट करेंगे, तो वो हमको क्या मिलेगा, इफ आई अज्यूम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, 2x प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, y माइनस 3xy इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा, एंड देन वी हैव टू पुट x विथ x, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3xy, और x इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू y माइनस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की जगह y माइनस 3 ऑब्लिक 3y प्लस 2। अब x की जगह y और y की जगह x अगर हम रख दें, तो इसका इन्वर्स जो है f इन्वर्स x विल एक्चुअली बी x माइनस 3 एंड 3x प्लस 2। तो f inverse 2 will be how much, 2 minus 3 is to 2 plus 2, and this is -1 on the numerator and 8 on the denominator, तो -1 ऑब्लिक 8। तो इसमें ऑप्शन जो है डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, एक्चुअली ये लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत मशहूर क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं। ये यूनिक सॉल्यूशन और इसके कंसिस्टेंसी का पता लगाने का, ये एक्चुअली ऑप्शन सी जो है, दिस इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 8, क्योंकि आई थिंक देयर मस्ट हैव बीन सम प्रॉब्लम विद टाइपो, ठीक है ना। तो इसमें अपने को पता लगाना है कि इसमें क्या है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए दोस्त, जो सबसे जरूरी है वो ये अपने को देखना होता है कि इसका रैंक जो है, रैंक ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स should be rank of augmented matrix, and this should be equal to total number of unknowns। इस केस में x y z 3 अननोन है, तो ये n जो है 3 के बराबर होगा। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 के बराबर हो, ठीक है ना। आई विल डिवाइड दिस बाय 2 एंड इसको आरआरआई फॉर्म में लिखते हैं, -3 2 5 4, ठीक है। इसमें नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करके पहले को हम घटा देंगे, तो ये हमको मिलेगा यहाँ 2 -3 2, और ये मिलेगा 5 4 -2, और यहाँ पे 2 में से ये 2 गया 0 मिलेगा, और ये 26 में ये -23 हो जाएगा, और यहाँ पे 2k में से 2 घटा देंगे तो 2k -2 मिलेगा, ठीक है। अभी अपने को जो करना है, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो इसको तो 0 करने के लिए हमें R1 का ही हेल्प लेना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे,
जो रो ऑपरेशन करेंगे उसमें 2R2 में से 5R1 घटा देंगे, ठीक है ना। तो 2R2 इधर 10 में से 5R1, ये 0 इधर हो गया। 2R2 is 8 and 8 and 5 3s are 15, तो 8 and 15 is 23, तो ये हमको इधर 23 मिल जाएगा। और इधर 2 -4 एंड -4 में से चला जाएगा -10, दिस विल बी -14, 0 -23, 2k -2, and this will be 2 -3, 2, or you can write it 10 -15, 10। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10 -15, 10, 0, 23 -14, 0, and this plus minus will become 0, and this will become 2k -16। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाउ वी हैव अ डायगोनल मैट्रिक्स। अभी इसका रैंक जो अपने को देखना है, रैंक जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो रैंक ए 3 के बराबर कब होगा? जब 2k -16 की वैल्यू is not equal to 0. 2k -16 is not is equal to 0, which means k is not is equal to 8, तब जाके ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है वो होगा k is equal नॉट इक्वल टू 8 ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 -2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 19 ए इनवर्स। इसमें से कौन सा होगा? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए इज नथिंग बट adjoint of A divided by matrix of determinant of A। और adjoint of A कितना होगा? 2 by 2 मैट्रिक्स का तो इट्स क्वाइट सिंपल। ए बी सी डी अगर है तो इन दोनों को एक दूसरे से रिवर्स कर देना है और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमारा इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम -2, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे -5, ओके। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? -2 is to 2 is -4 -15, दिस इज -19, ओके। तो ए इनवर्स कितना होगा? ए इनवर्स विल बी 1 oblique minus of 19, -1 oblique 19 we can write, and then we can write this -2 -3 -5 2। अभी इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, दिस विल बी 1 oblique 19 2 3 5 -2। तो 2 3 5 -2 we got our original matrix here, and 1 oblique 19। तो 19a इनवर्स कितना होगा? 19a इनवर्स विल बी 19 is to 1 oblique 19 2 3 5 -2, which is nothing but our original matrix A, और A कितना है? 2 3 5 -2, 2 3 5 -2 is the correct answer। The equation of the tangent at point will be, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने फ्रैक्शन में पॉइंट्स दे दिए हुए हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना होता है? y is equal to mx plus c, where mx is nothing but dy oblique dx। given equation is x cube minus 12, the dy oblique dx will become actually 3x square minus 12, and at x is equal to half, dy oblique dx will be 3 is to 1 oblique 2 square is 1 oblique 4 minus 12, this is 3 oblique 4 minus 12, which is -45 oblique 4, okay। So the m we got is -45 oblique 4। Now we have a line which is -45 oblique 4, x is equal to c. Since this is the tangent, this will also pass through this point,
So this point will this point will also be satisfied by this line. तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं 9, we can put y, we can put 9/8 और -45/4, x की जगह हम हाफ रख सकते हैं और c एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास c जो है 9/8 प्लस 45/8 और 9 प्लस 45 54/8 और ये जो है 27/4 के बराबर आ जाएगा। तो the desired equation of the line is nothing but y is equal to 45/4 x plus 27/4. If we multiply entire expression by 4, we get 4y minus is equal to -45 x plus 27. Okay, 4y minus 45 x plus 27. 4y is equal to minus 45 x plus 27. तो ये तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन one option is given. If we multiply this by 2, the entire line, we get 8y is equal to minus 90x plus 54 और 8y plus 90x is equal to 54. Option A will be the correct option. ठीक है, तो अगले की तरफ बढ़ते हैं. For which value of p do the curve this and this will intersect at each other at point this one. तो दो कर्व अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं तो उस पॉइंट पे उन दोनों का स्लोप जो है वो स्लोप का मल्टीपल जो है -1 के बराबर होता है. m1 m2 इज इक्वल टू -1 ऑर्थोगोनल. तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं. dy/delta m1 is equal to 2x minus 3. At this point, this will be 2 दूना -3 will be 1, and then in this case we will find dy/dx as इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो we will get first of all y plus p एक जगह मिलेगा, and then x dy/dx, and this will be 0, and dy/dx at point 2 minus 1. तो y की जगह हम रखेंगे माइनस प्लस p एंड x की जगह रखेंगे 2, dy/dx रखेंगे is equal to 0. This will give us 2 dy/dx is equal to 1 minus p, and dy/dx is equal to 1 minus p/2. This is m2. Now m1 and m2 has to be equal to -1. Okay, so 1 minus p/2 is to 1. 1 minus p/2 is to 1 has to be -1, or p minus 1. 1 minus p is how much here? Actually this is -2, and if we take 2 this side, p this side, we get p is equal to 3. So for p is equal to 3, these two lines will intersect each other at right angle at this point. So our option is option A. So यहाँ पे अपने को क्या देखता है ना दोस्तों कि ये जो मैपिंग दी हुई है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दी हुई है, यानी कि इसका डोमेन और रेंज दोनों नेचुरल नंबर होना है. ठीक है, तो अगर आप इनपुट में कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे तो उसका आउटपुट जो है वो नेचुरल नंबर मिलेगा. अगर 2 आप डालेंगे 4 मिलेगा, और अगर आप 3 डालेंगे तो 9 मिलेगा, 4 डालेंगे तो नो आई एम टेकिंग अ स्क्वायर, सॉरी, दिस इज 27, दिस इज 8, दिस इज 64 एटसेट्रा. तो इनपुट में आप कोई भी नेचुरल नंबर डालते जाइए, आउटपुट में आपको ब्यूटीफुली विल बी एबल टू गेट नेचुरल नंबर. ओके, तो दिस विल एक्चुअली बी 1 to 1. ये फंक्शन तो 1 to 1 है, 1 to 1 और इंजेक्टिव. ये फंक्शन तो पूरी तरह से इंजेक्टिव है. What happens when we see otherwise? Okay, तो fx अगर हमारे पास है और x क्यूब है, तो इसको fx 1/3
3 यहाँ पे डाल देते हैं और ये x डाल देते हैं, ठीक है। नाउ सपोज वी टेक अ वैल्यू in x or in range as 5, will we get a natural number in input? जब यहाँ से हम इनपुट दूसरे तरफ करेंगे तो ये 5 का 1/3 मिलेगा और ये जो है ना एक रेशनल रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। नंबर, दिस विल नॉट बी नेचुरल नंबर, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल नॉट बी एन ऑन टू फंक्शन। तो इसका सही ऑप्शन है ये फंक्शन 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट। Okay, if a function is defined from real to real, choose the correct. This is actually a straight line, okay? 5 minus 4x will be a straight line like this. और straight line जो है हमेशा 1 1 और on and on to दोनों होता है। ऐसा फंक्शन जो भी है वो दोनों 1 1 और on to यानी कि इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों होता है। और जो फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव होता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज एक्चुअली 30 डिग्री, साइन माइनस ऑफ हाफ इज एक्चुअली माइनस 30 डिग्री और पाई ऑब्लिक 6, तो दिस विल बी एक्चुअली साइन ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज एक्चुअली minus pi oblique 6 and sine of pi minus 3 minus of minus pi oblique 6 is nothing but sine of pi oblique 3 pi oblique 6 is equal to sine of, this is 6, this is 3 pi, this is sine of pi oblique 2 and pi oblique 2 is nothing but equal to 1. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आ गए हम वेक्टर पे, ओके। A possible equation of the line that passes through it and parallel to vector, okay? ये वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो any such line will be actually given as I plus 2j plus 3k, what we got from here, plus any constant and this 3i plus 2j minus 2k. अब यहाँ पे आप कुछ नंबर्स रख के देख लीजिए कि इसमें कौन सा जो है फिट बैठता है। तो मैं यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 3i प्लस 2j माइनस 2k आता है। आई प्लस आई इज 4i, 2 प्लस 2j इज 4j एंड 3k माइनस 2k इज जस्ट k। तो इसमें आपको कौन सा मिलता है? इसमें एक्चुअली ऑप्शन बी सही होगा, प्लस ये यहाँ पे है, ठीक है ना। 4i, हमारे पास जो एक करेक्ट ऑप्शन इनमें होगा वो 4i प्लस 4j प्लस k होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 5, ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा इनमें से कोई, द मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 dices are thrown simultaneously, the probability that the sum of the numbers on the dices will be even. तो जब हम 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो जो टोटल आउटकम है वो कितने के बराबर होता है? 6 टू द पावर स्क्वायर 36 के बराबर। अगर हम आउटकम वैसे देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं? 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। इस तरह से आप करते जाएंगे तो यहाँ पे 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 एंड सो ऑन 6 6 आ सकता है। इनमें से कितने इवेंट्स ऐसे हैं जिनके दोनों नंबर हम जोड़ दें तो वो हमको इवन मिलेगा? 1 1 1 3, अगर एक लाइन को हम देखें तो 1 1 1 3 एंड 1 5, इसी में अपने को इवन मिलेगा। तो पहले 6 इवेंट में से 3 हो गए, तो जो 36 है उसमें से कितने हो जाएंगे? टोटल 18 इवेंट्स हो जाएंगे, ओके, फेवरेबल इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी हमारा कितना होगा? 18/36। So this will be 1/2. This probability of getting this is actually 1/2. So option A will be the correct option. So right, students, I finished my questions on maths. आप वीडियो को आगे कंटिन्यू रखिए, आगे जो है सॉल्व कर रहे हैं हम
जनरल टेस्ट से, उससे मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लिया है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा उसको। और उससे सिर्फ मेरा मकसद आपको इतना समझाना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे जनरल टेस्ट में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जनरल टेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो जनरल टेस्ट आपका सीयू ईटी में होगा वो कुछ इस तरह का होगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं आपके लिए। आप इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व है, यानी कि क्वेश्चन जो है ना, टोटल 60 क्वेश्चंस इसमें पूछे, आपको आंसर देने हैं 60 मिनट्स में, यानी कि हर मिनट में आपको एक क्वेश्चन देना है इफ यू वांट टू स्कोर 100%। ठीक है ना। और इसका जो इसका जो मार्क्स है, यानी कि आपका 45 जो है लैंग्वेज है, 45 जो है वो आप कह सकते हैं आपका कोर सब्जेक्ट जो लेने हैं आपके डोमेन, और 60 जो है वो आपका जनरल टेस्ट है, यानी कि आपका टोटल टेस्ट में भी इसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है ना। और इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, आप कुछ चार्ट देख के बता सकते हैं कि आगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, नंबर्स को पढ़ना, नंबर्स को अरेंज करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जैसे 5+4=9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, इस तरह से। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है। जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज है, ठीक है ना। ग्राफ रीडिंग आप कर सकते हैं कि नहीं, वो पूछा जाता है इसमें। और जो एक चीज मैं भूल रहा हूँ, वो आपको कह सकते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग। तो इसमें जो है ना लिथोरा ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीजों को क्लब करके जनरल टेस्ट लिया जाएगा। और यूजुअली जो है कोई स्टूडेंट कितना स्मार्ट है ये उसके जनरल टेस्ट के स्कोर से पता लग सकता है। और स्टूडेंट्स जो यूजुअली इस तरह के टेस्ट को ठीक करते हैं वो नॉर्मली सब्जेक्ट में भी अच्छे करते हैं। तो जो एकेडमिशियंस हैं उनको कोई डाउट नहीं है कि जो बच्चा जनरल टेस्ट में अच्छा करेगा वो अपना जो पेपर वो चूज कर रहा है उसमें भी वो अच्छा करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। ये एक ग्राफ है जो कहता है कि जो हरियाणा का जींद डिस्ट्रिक्ट है उसमें वीट प्रोडक्शन का ग्राफ है, ये 10 साल का है। और ये ग्राफ के बेसिस पे आपको बताना है कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हैज बीन द हाईएस्ट इन द गिवन 10 ईयर। तो कौन से साल में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन हुआ। हाईएस्ट वो होगा जिसका ये डॉट है वो सबसे ऊपर होगा। तो इस पूरे ग्राफ में सबसे ऊपर डॉट कहाँ पे दिख रहा है, वो ये दिख रहा है। और ये किस साल के लिए है, 2013 के लिए। तो 2013 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो व्हीट का हुआ जींद में। ओके। तो इस ग्राफ के हिसाब से ऑप्शन बी जो है सही होगा। दूसरा ये कहता है विच ईयर हैज बीन द स्टीपेस्ट ड्रॉप इन द व्हीट प्रोडक्शन, मतलब एक साल में यहाँ था और दूसरे साल में स्टीप मतलब बहुत सबसे ज्यादा जो है ड्रॉप किधर हुआ। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ, इसको देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टीपेस्ट ड्रॉप, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हुआ 2011 से 2012 में काफी ज्यादा मात्रा में ये ड्रॉप होके नीचे चल रहा है। तो जब हम को इसका जवाब देना होगा कि किस साल में स्टीपेस्ट ड्रॉप था, तो वो 2012 था। 2012 पे हम टिक लगा देंगे, 2012 जो है वो सही आंसर होगा इसके। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट और कुछ कुछ प्रॉब्लम देखते। Ram buys a toy at the rate of 110 and sells it to Shyam after adding a profit of 25%। यानी कि 110 में ये खरीदता है राम जो है, और इसके वैल्यू का 25% प्रॉफिट ये ऐड कर देता है। ठीक है। तो 110 का 25% कितना होगा, 110 इंटू 25/100, और 110/4 यही होगा। ठीक है ना। और ये होगा 55/2, और ये कितना हो जाएगा 27.5 मेरे हिसाब से होना चाहिए, 27.5। तो यानी कि 110 में
में खरीदता है और इसमें ना वो 27.5 रुपया ऐड कर देता है और वो फिर श्याम को बेच देता है। तो ये पूछ रहा है कि एट व्हाट प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय टू श्याम, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110 में इतना जोड़ देंगे तो 137.5 आएगा। तो 137.5 किधर है, 137.5 इधर है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अभी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने एक गोल्ड मेडल जीता हमारे लिए, कंट्री के लिए, ठीक है ना। एथलीट नीरज चोपड़ा who won us a gold medal in 2020 Olympic is associated with which of the following games। तो आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा जी हुए एक जैवलिन थ्रोअर है, तो जैवलिन थ्रो में उन्होंने कंट्री को गोल्ड दिलाया था, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। ये कहता है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा बड़े साइज में। ये कहता है कि एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का ये मतलब, यूनिट रेडियस का मतलब ये होता है कि इसका आर जो है 1 के बराबर, रेडियस 1 के बराबर है और ये जो है 90 डिग्री है। हमको इस एरिया का पता लगाना है। तो इस एरिया को पता लगाने के लिए अगर हम इस टोटल एरिया का पता लगा लें और उसमें से इस ट्रायंगल का पता लगा लें तो हमको आराम से मिल जाएगा कि उसका क्या एरिया है। तो पूरे सर्किल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये जो है उसका 1/4 है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 है तो पूरे सर्किल का एरिया पाई हो गया और ये पूरा एरिया जो है पाई ऑब्लिक 4 हो गया, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिस विल बी हाफ इज टू बेस इज टू हाइट। और इस केस में जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो बेस भी ये हो जाएगा और हाइट भी ये हो जाएगा, तो हाफ इज टू 1 हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा, पाई ऑब्लिक 4 माइनस हाफ, ओके। और ये हो जाएगा 1 ऑब्लिक, अगर हम 4 बाहर निकालें तो पाई -2, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा। ये भी सिंपल है, साइन ए कॉस बी जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। और यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये स्क्वायर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री हो गया। इसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करें तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा शैबी है बट आप समझ सकते हैं। इसमें what could be the fourth figure in the sequence B, थोड़ा सा मुश्किल है बट स्टिल यू कैन एंजॉय। पहले में क्या है, सर्किल दिया है और एरो एरो जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। दूसरे में सर्किल के अंदर स्क्वायर आ जाता है और ये जो है साउथ वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और इसके पीछे एक डॉट जो है वो ऊपर चला जाता है। तीसरे में फिर वो रिवर्स होके सेंटर बीच में आ जाता है और ये जो है साउथ ईस्ट की तरफ जो है ये पॉइंट कर रहा है। तो लॉजिकली क्या होगा, जो हमारा चौथा होगा उसमें सर्किल बाहर होगा, स्क्वायर बीच में होगा और एरो जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा और पॉइंट जो है वो इधर होगा। उसमें आप देखिए कि किसमें ऐसा है। तो अगर आपको देखने से इसमें क्लियरली लग रहा है कि ऑप्शन 3 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है और ऑप्शन 3 जो है वो सही ऑप्शन। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द पिक्चर आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस, ठीक है ना। ये लाल रेड लाइन से मिरर दिखा रखा है और उसके सामने एक ऐसी चीज रखी है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो दोस्तों जब भी हम देखते हैं मिरर के सामने कोई भी चीज रखते हैं तो मिरर में जो मिरर के सबसे पास चीज है वो पहले दिखाई देती है और जो जो सबसे पीछे है वो सबसे बाद में दिखाई देता है। तो इसका मिरर इमेज ना जस्ट इसका उलट हो जाएगा और इसका उलट क्या है, ऑप्शन डी जो है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ऐसा दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। ये गोल पहले दिखेगा और स्टार बाद में दिखेगा, ठीक है। और वो सिर्फ इस केस में है, ऑप्शन डी में, ठीक है। ये कहता है कि एक वर्ड कॉशन है विच कैन बी रिटन एज दिस इन सर्टेन कोड वर्ड देन मोस्ट प्रोबेबली कोड फॉर ऑन्ट विल बी। तो इसको आप मिला लीजिए, CAUTION में XZF
GRM। इसमें एक और वर्ड होगा, कुछ छूट गया है ऐसा लगता है, ठीक है। ये है, और इसमें हमको ऑन्ट निकालना है, तो ए की जगह हमारे पास Z मिल जाएगा, U की जगह हमारे पास F मिल जाएगा, और N की जगह हमारे पास M मिल जाएगा। तो AUNT की जगह हमको G मिल जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? ZFMG। तो ZFMG जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, ये इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है और हमको पता लगाना है कि ये x का वैल्यू कितना है, और ये जो रेड डॉट है वो एक्चुअली सर्किल का सेंटर है, और जो भी सर्किल के सेंटर से लाइन पास होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर के नीचे अगर इस तरह की ट्रायंगल कोई भी बना हो तो वो पॉइंट का एंगल जो पेरीमीटर को टच करता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये चाहे कहीं पे भी टच करे, ये हमेशा 90 डिग्री ही देगा। ये यहाँ से यहाँ टच करे तब भी ये 90 डिग्री ही देगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री हमको मिल गया। ये हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री है, तो जब ये एंगल 145 है तो ये एंगल जो है 35 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये दोनों 180 हो जाएंगे, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट ये एंगल भी 35 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों x, 90 और 35 एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हैं, और ये तीनों जोड़ के 180 डिग्री के बराबर ही होते हैं हमेशा। तो जब यहाँ पे हम x कैलकुलेट करेंगे तो हमको 55 डिग्री एंगल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए 55 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दे रहे हैं और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वाचिंग। बाय।